फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल जो करते हैं 4 एडिटोरियल्स का डिस्कशन करेंगे। पहला एडिटोरियल है अभी जो रिसेंट टाइम में अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ही जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डॉक्टर चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट एक तुम्हारा कमेटी करेगा। पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट करता था उस चीज़ को, आज जब प्रेसिडेंट ये चीज़ को करता था इसका मतलब बहुत मोनोपोली था। यदि जिस कंट्री में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशन है वो यदि इंडिपेंडेंट ना हो तो कैसे हम लोग यहाँ का इलेक्शन प्रोसेस को कर सकते हैं, कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है उसके फेवर में हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर खड़ा रहता है। तो यदि इस तरह का चीज़ हो तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर एंड फ्री हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो ढंग से हो, उसमें तुम्हारा विरोधी पार्टी का मेंबर भी शामिल हो और एट द सेम टाइम कॉलेजियम से एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट का जज भी उसके अंदर हो, तो बेटर तरीके से अपॉइंटमेंट हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। समझ गए, यही रिलेटेड इशू। और ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो पावर जारी करके बोला है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत रेयरली होता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर जारी करके एग्जीक्यूटिव के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह का कोई फैसला सुनाता है। तो ये इसलिए अपने आप में खास है, समझे ना। 61 एडिटोरियल्स यानी कि पार्लियामेंट कुड नॉट डू फॉर 70 साल से पार्लियामेंट कुछ नहीं किया है बाबू, तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। दूसरा देखो, सिकल सेल जो प्रॉब्लम है, सिकल सेल जानते हो ना, सिकल सेल जो प्रॉब्लम होता है, जैसे ब्लड का आरबीसी का आकार क्या होता है, डोनट टाइप का होता है। डोनट मतलब सर्कुलर रहता है, बट यदि सिकल सेल से कोई ग्रसित है तो उसका जो आरबीसी का जो होगा वो सिकल सेल की तरह हो जाएगा। इस तरह एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ करते हैं ना इम्प्लीमेंट्स, हसिया जिसको बोलते हैं, उस तरह आकार बन जाता है। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बात समझे। और स्पेशली जितने भी हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ग्रसित है इस चीज़ से, तो इसलिए यहाँ पे स्क्रीनिंग का बात किया गया है। और इसमें ये समझोगे कि आखिर सिकल सेल वाला बीमारी एससी के अंदर क्यों पाया जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर क्यों पाया जाता है। और शेड्यूल ट्राइब्स का आबादी कितना है, 7 करोड़ है। तो 7 करोड़, उससे भी ज़्यादा है, बट 7 करोड़ लोगों को क्या होगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड तुम्हारा एडिटोरियल्स आया है कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एससी रिक्वायर्स ए मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। इसके लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट होने चाहिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, तब जाके ये जो बहुत बड़ा कंसर्न है एससीए का वो सॉल्व हो पाएगा। क्या है मैटर हम लोग समझेंगे एडिटोरियल्स में। 63 देखो, अब डीप फेक से रिलेटेड भी एक स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन होना चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट से लॉ पास होना चाहिए डीप फेक्स को लेके। क्या होता है डीप फेक्स, बताओ, हम कुछ बोले ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के द्वारा सेम मेरे जैसा ही बॉडी क्रिएट करके बुलवा दिया, आवाज़ भी सेम है, तो कैसे पता चलेगा कि हम बोले कि नहीं बोले। अभी देखो ना, ये जो टॉम क्रूज का फोटो है ना, देख रहे हो ना तुम लोग, टॉम क्रूज का फोटो है और टॉम क्रूज कुछ बोला ही नहीं है, टॉम क्रूज से रिलेटेड तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। तो इस तरह का किसी का भी छवि खराब हो सकता है आने वाले समय में, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत ही बड़ा डीप कंसर्न है, तो इस चीज़ को लेके पार्लियामेंट से लॉ पारित होना चाहिए। लास्ट देखो 64, देखते हो तुम लोग जोली एलएलबी मूवी भी देखा होगा कि कोर्ट कैसे काम करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, है ना। लगभग 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 4 करोड़ बहुत बड़ा होता है। 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है तो कैसे सॉल्व होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि 22,000 का जो तुम्हारा आंकड़ा है कि 22,000 तुम्हारा सबऑर्डिनेट कोर्ट जज होने चाहिए, तो उसमें भी 5,000 का तो वैकेंसी खाली है। बट वैकेंसी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3A's। क्या है 3A's, ये तुम्हारा एडमिशन, एडजॉइनमेंट एंड योर अपील। ये जो होता है ना, इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। अब मान लो कि छोटा छुटपुटिया चीज़ भी हाई कोर्ट एंटरटेन कर रहा है तो केसेस तो लंबित होगा ही होगा। केसेस के मेरिट के बेस पे उसको एडमिट करना चाहिए। तो यही सब चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे समझेंगे यदि हम 3A's पे काम करेंगे तो जितना भी हमारा केसेस पेंडिंग है सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, वो कम हो सकेगा। ठीक है, तो ये चौथा एडिटोरियल्स है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। 61 देखो, ये सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उस किस सिलेबस के अंदर आता है, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समझ गए, ये हिंदू पेपर में आया था 3 मार्च को, यानी कि हाल फिलहाल का ही बात है ये। तो समझते हैं स्टूडेंट,
बहुत बड़ा, देखो इसलिए लिखा गया लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शो मोटो पावर जारी करके पार्लियामेंट के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर आक्रामक तरीके से पेश आ रहा है। बड़ी बात है ना, इसको कह सकते हो जुडिशियल ओवररीच कह सकते हो, संज्ञान लेना है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म भी कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। जुडिशियल ओवररीच इज अ पार्ट ऑफ योर जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यहाँ पे समझो कि ये बहुत बड़ी बात है। देखो अब देखो अभी सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीबीआई डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट एक कमिटी ही करता है, समझे। सेम वही कमिटी जो उसमें जो भी पर्सन से सेम वही चीज अवेलेबल होगा आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी। ये अपने आप में बड़ी बात है। अन्यथा अभी तक हो क्या रहा था, जब वह संविधान बना, हमारे संविधान में आर्टिकल 324 भी है, उसका डिफरेंट क्लॉजेस भी है, जैसे क्लॉज 2 है, क्लॉज 5 है। उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, और तब तक प्रेसिडेंट करेगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना ले। बताओ 70 साल से पार्लियामेंट कोई लॉ ही नहीं बनाया है इसके ऊपर। यदि पार्लियामेंट आज लॉ बना देता कि किस तरह अपॉइंटमेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ता बीच में। सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा क्योंकि 70 ईयर्स हो गया, अभी तक कोई कमेटी नहीं बना, जो भी सत्ता में है वही अपॉइंट करता है तुम्हारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। प्रेसिडेंट का मतलब केवल प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय पीएम। तो पीएम ही अपॉइंट कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जब पीएम ही अपॉइंट कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो भी चीज होगा वो पीएम के अगेंस्ट होगा। इतना 2019 का रैली हुआ, उसमें पीएम क्या नहीं बोले, कुछ भी केस हुआ पीएम के ऊपर, तो कैसे तुम कह सकते हो। अब ये चीज केवल अभी का पीएम के साथ नहीं है, पहले भी यही होता था। तो 70 साल हो गया, पार्लियामेंट से लॉ पास होना चाहिए ना। इसलिए जो हमारे चीफ जस्टिस है या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो बोले इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब होना चाहिए। तो देखो इसीलिए लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, देखो इसका भी बॉडी होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। ये बोले हैं कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों का जो तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा वो एक कमिटी करेगा, समझे, वो कमिटी करेगा। उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, कौन है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, क्योंकि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए बाबू कम से कम कितना 10% होना चाहिए। तो 10% नहीं है, कितना है अभी कांग्रेस का बताओ तो, 51 सीट है, 10% होने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 55 चाहिए। तो इसलिए और दे दिया गया कि लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में हो सकता है। तो अभी कौन है बताओ तो, कौन है अभी सिंगल, हाँ खड़गे साहब है, हाँ खड़गे है, और तुम्हारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो कमेटी बनेगा उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे और तुम्हारा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का अपोजिशन रहेगा, ठीक है, लीडर रहेगा, और तीसरा कौन रहेगा, चीफ जस्टिस रहेंगे। तब जाके ये कमेटी जो भी सुझाव देगा प्रेसिडेंट उस हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगा। देखो कितना अच्छा बॉडी बना दी है ये। पहले क्या होता था, पहले जो प्रेसिडेंट बोलते यानी कि प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, जो कैबिनेट का मंडल है, वो बोलते थे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट चुन लेते थे। अब जब कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को जो चुना गया इस तरह, तो वो हमेशा वो मर्जी में रहेगा कि भाई हमको चुना है, हम कैसे फैसला सुना सकते हैं उसके अगेंस्ट। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यदि हम किसी ने चुना है उसके अगेंस्ट तो कभी फैसला नहीं सुनाएगा, इसलिए बायस्ड हो जाता है। और यदि भारत जैसे लोकतंत्र देश में यदि इलेक्शन प्रोसेस ही बायस हो जाए तो हम किस पे भरोसा रखेंगे फिर, तो प्रॉब्लम है। इसलिए इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक कमेटी होगा, उस कमेटी में तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा यदि पॉसिबल है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। 3 मेंबर कमेटी बनेगा। हाँ, कोर्ट को लगा कि बताओ फीरियस, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी, लेकिन बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत का बहुत जरूरी है, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो ऑटोनॉमी रहे। यदि वो किसी का मोहताज रहेगा तो हमेशा फैसला गलत ही सुनाएगा, बात समझे, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पोल बॉडी है। देखते हो जितना भी एमपी का चुनाव होता है कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। विधानसभा का भी जो चुनाव होता है कौन करवाता है, ईसीआई करवाता है। बट यदि इस बार जो हुआ था अर्बन लोकल बॉडी का जो चुनाव हुआ था वो कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। मैं ये ध्यान रहे कि तुम्हारा स्टेट का विधानसभा का भी जो इलेक्शन होता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। जब इतना बड़ा काम है लोकतंत्र को आगे ले जाने का, तो इसका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो बहुत ही न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
बात समझ में आ गया ना। तो कोर्ट ने कहा है कि ये हाई पावर कमेटी एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को और उस हिसाब से प्रेसिडेंट लाएंगे और उस हिसाब से प्रेसिडेंट चुनेंगे, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई सुइटेबल लेजिस्लेशन नहीं लेके आ जाता है। देखो पूरी तरीके से साफ कर दिया है। अब देखो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर हो गया, अब पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर हो गया तो पार्लियामेंट लाएगा 1-1.5 साल में, तुमको नजर आ जाएगा ये चीज़, अन्यथा नहीं तो लूजर होगा, जो अभी सत्ता में है वो लूजर हो जाएगा ना। तो पार्लियामेंट लाएगा, तो पार्लियामेंट जब लाएगा तो पक्का अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, सेम ही चीज़ बनेगा पार्लियामेंट के द्वारा भी, ये भी देख लेना। बात समझ में आ रहा है ना। देखो अभी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इस तरह का जो जजमेंट है, लगभग ये पूरी तरीके से सीबीआई डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसी तरह का जजमेंट है ये। सीबीआई डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट इसी तरह होता है, कमेटी होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और चीफ जस्टिस होते हैं, सेम इसी तरह। तो दोनों का पार कर दिया। और सीबीआई जानते हो ना, सीबीआई डायरेक्टर का बात है तो सीबीआई एक्ट है तुम्हारा, जो कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है दिल्ली का, उसके हिसाब से पावर ड्रॉ करके सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, समझ गए। और सेम प्रोविजन लोकपाल के लिए भी है। लोकपाल जानते हो ना, एंटी करप्शन के लिए जो बनाया गया है लोकपाल, इनफैक्ट लोकपाल का एक्ट को डिराइव करके सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो या इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो, सेम प्रोसीजर सेम ही रहेगा। समझ में आ गया ना स्टूडेंट, आगे बढ़ो। तो देखो ये जो पढ़ने वाले ये प्रीवियस डिस्कशन का, यानी कि पहले मैं कई बार ये पढ़ा चुका हूँ क्लास में, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे डाल दिए हैं। देखो आखिर होता क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, इसका काम क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान लागू होने से एक दिन पहले बनाया गया। संविधान कब लागू हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950। तो ये 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बात समझ में आ गया ना। दूसरी बात है कि उस समय संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया था कि कितना कमीशन होना चाहिए, कितना मेंबर होने चाहिए इसमें, ठीक है, बट ये बोले थे कि मल्टी मेंबर कमीशन होना चाहिए। बट मल्टी मेंबर में कितना मेंबर होना चाहिए उसके बारे में संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, समझ गए। बट फर्स्ट टाइम 1989 में 3 मेंबर कमीशन बना और उसके बाद अभी तक यही चीज़ है। अभी तक तुम्हारा क्या है कि एक ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और नीचे तुम्हारा कौन होगा, इलेक्शन कमिश्नर होगा 2। तो कितना बॉडी हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 3 बॉडी हो गया। हाँ, रीजनल कमिश्नर भी हो सकता है। रीजनल का मतलब क्या कि अलग अलग स्टेट में भी अपॉइंट करके भेज सकता है। देखो रीजनल कमिश्नर भी हो सकता है जो कि प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके रीजनल कमिश्नर को भेजा जाएगा अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट पे, क्योंकि स्टेट में भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट में भी विधानसभा का होता है ना। विधानसभा क्या, तुम्हारा जो भी लोकसभा का भी चुनाव हो तो उस स्टेट ही में हो रहा है, समझ रहे हो स्टूडेंट। इसके बाद देखो संविधान ने ना पूरी तरीके से पार्लियामेंट पे आस्था जताया था कि क्या करेगा पार्लियामेंट, हमारा जो लोकसभा राज्यसभा क्या करेगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। बट देखो देयर इज नो लॉ। अभी तक 70 साल हो गया, 70 साल प्लस हो गया, अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया गया किस तरह अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और यही रीज़न है कि आर्टिकल 334 क्लॉज 2 को देखोगे तो अभी तक आर्टिकल में कोई दोषी नहीं है। आर्टिकल देखो, यदि संविधान का आर्टिकल 324 क्लॉज 2 देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि ये दायित्व है प्रेसिडेंट का अपॉइंट करने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। तब तक दायित्व है जब तक पार्लियामेंट लॉ पास नहीं करता है। तो दिक्कत तो नहीं है, जैसा है उस तरह हो रहा है। बट 70-75 साल हो गया, अभी तक तो कर देना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम आर्टिकल 324 क्लॉज 2 को ही फॉलो कर रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत बड़ा आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सीईज जस्ट लाइक जजेस। अब देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा में मोशन लगता है तब जाके वो निकलता है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना इतना आसान नहीं है। उसको निकालने का मतलब है कि जज को निकालना, और जज अभी तक भारत में कोई निकला ही नहीं है अभी तक, क्योंकि बहुत ही कड़क रूल होता है उसके निकालने के लिए। बट देखो व्हाट अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है, बट इलेक्शन कमिश्नर को तो आराम से निकाल दिया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर को निकालने के लिए क्या है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दिया कि निकाल दो तो निकाल देगा। भाई औधा सेम ही है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर है। जब इलेक्शन कमिश्नर को तुम इस तरह इजी तरीके से निकाल दोगे तो फिर तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ टोटल बॉडी कैसे स्ट्रांग रह पाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो सीईसी को जो मिलता है, प्रावधान मिलता है कि जहां पे उसको इजीली तुम नहीं निकाल सकते हो, ये सेम प्रोविजन इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलेगा। बड़ी बात है ना, स्ट्रांग कर दिया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत स्ट्रांग कर दिया उसने। देखो वही चीज़ लिखा गया है कि वीक प्रोविजन है इलेक्शन कमिश्नर को, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आया है जुडिशियल एक्टिविज्म, उसके हिसाब से कह सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी जो रिमूवल प्रोसेस है वो सेम तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर कर दिया गया है। जो कंडीशन है सर्विस का, टेन्योर का, कितना साल तक ये बना रहेगा, क्या क्या इसका सैलरी होगा, क्या क्या अलाउंसेस होगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, जो कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, बाकी सब संस्था का भी है। हाँ, यदि स्टाफ चाहिए इलेक्शन के लिए तो बिल्कुल प्रेसिडेंट और गवर्नर उस हिसाब से देख सकते हैं। प्रेसिडेंट देखेगा जब उसका चुनाव, एमपी का चुनाव होगा, जब गवर्नर तब देखेगा जब तुम्हारा विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस हिसाब से कितना स्टाफ चाहिए, समझ गए। ये काम है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। आगे देखो, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज बार्ड विद रिगार्ड टू डिलिमिनेशन अलॉटमेंट ऑफ सीट। जब सीट को अलॉटमेंट होगा, जैसे देखो हमारा लोकसभा के लिए बिहार से कितना है, 40 है ना, 40 सीट है ना लोकसभा के लिए। तो जब लोकसभा का डिलिमिनेशन यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाएगा तो उस समय कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ये पावर पूरा पार्लियामेंट का है, ये पार्लियामेंट का पावर है। अब जैसे मान लो कि पार्लियामेंट बोला है कि नो 40 नहीं 50 होना चाहिए, तब इस तरह का फैसला पार्लियामेंट करता है, तो उस समय कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि वो काम पार्लियामेंट का है। समझ गए ना, चाहे वो डिलिमिनेशन प्लांट हो या सीट का अलॉटमेंट का हो, वो पूरा पावर क्या है, किसका है, पार्लियामेंट का है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर ना करे। ठीक है, एज पर तक यदि कन्वेंशन देखोगे या फिर पहले का जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखोगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का पहले आया है, इसमें डायरेक्ट ये बोला गया कि कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मान लो कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लोग सब आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो उस समय कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा, कोर्ट इंटरफेयर ही नहीं कर सकता है। समझ गए ना। हाँ, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो कमीशन कैन नॉट रिव्यू, यानी हाँ कमीशन अपने हिसाब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हिसाब से वो नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता रिजल्ट की, हाँ बीजेपी को इतना कम मिला है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ऐसे नहीं बोल सकता। कुछ भी चीज़ ऐसे बोल देगा तो फिर बहुत बड़ा बात हो जाएगा। बात समझ गए ना। जो मान लो कि कोई भी इलेक्शन पिटीशन हो, कोई भी डिस्प्यूट आ गया, जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आ जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। यदि एमपी और विधानसभा का जो भी मेंबर है, एमएलए, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा तो फिर हाई कोर्ट में जाएगा ये मामला। तो इस तरह बनाया जाता है, इस तरह पावर को दिया जाता है। नॉर्मली पार्लियामेंट का काम होता है, स्टूडेंट 30 नंबर पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, देखो नॉर्मली पार्लियामेंट का काम होता है कि इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करे, एलोकेशन ऑफ सीट्स को तैयार करे, डिलिमिनेशन प्लान करे, और स्टेट लेजिस्लेचर भी बिल्कुल कर सकता है, बट ध्यान रहे कि पार्लियामेंट्री लॉ से वो अलग नहीं जा सकता है। जो भी स्टेट रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट के कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रूल और रेगुलेशन बना दिया इस विधानसभा और यदि वो पार्लियामेंट के लॉ से कंट्रवीन करता है तो इसका जो लॉ है वो खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो जो भी इलेक्टोरल रोल जो तैयार किया जाएगा, जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तैयार करेगा, चाहे स्टेट भी तैयार करे, ध्यान रहे स्टेट को कि पार्लियामेंट का जो भी लॉ पास किया गया था उसके आधार पर होना चाहिए। यदि उसका कंट्रवीन करेगा तो फिर विधानसभा का जो भी रूल्स और रेगुलेशन वो सब खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उसका रिकॉग्निशन मिलता है कि स्टेट लेवल का तुम पार्टी बना कि नेशनल लेवल का पार्टी बना। देखो जैसे एग्जांपल देखो, इस बार तुम्हारा आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल का दर्जा मिला कि नहीं मिला? क्यों? क्योंकि कुछ तुम्हारा सीट उसने गुजरात में भी सिक्योर किया है। जब गुजरात में सिक्योर हो गया तो हो गया, पंजाब में तो बहुमत की सरकार है ही। अब आम आदमी पार्टी कोई तुम्हारा लोकल पार्टी नहीं रहा, ना ही स्टेट पार्टी रहा, वो नेशनल पार्टी बन चुका है। तो स्टेट पार्टी बनना, तो नेशनल पार्टी बनना, ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी है। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वो डीरजिस्टर कर पाए। ठीक है, ये पावर नहीं दिया गया है, और इस पावर को लेके कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट जा चुका, बोला है कि ये पावर भी हमको मिलना चाहिए, बट ये पावर अभी नहीं है। डीरजिस्टर करना यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को निकाल देना कि ठीक है ये तुम आप नहीं रहोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी शिवसेना को लेकर फाइट हुआ था ना कि वो सिंबल किसको मिलना चाहिए, सिंबल किसको मिला? वो सिंबल एकनाथ शिंदे को मिला ना स्टूडेंट, एकनाथ शिंदे को मिला। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन हुआ था अभी विधानसभा का, उसमें ज़्यादा वोट जो सिक्योर किया था एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन किया था, इसलिए उसको मिला सिंबल। तो करियर खत्म हो गया किसका? उद्धव ठाकरे का। ना माया मिली ना राम, बर्बाद। जो मोदी जी से टकराएगा सब जाएगा। मोदी जी का खासियत यही है विद्यार्थी, मोदी जी किसी को टिकने नहीं देते हैं। बात समझो ना, जो भी आप खा जाएगा मोदी जी पकड़ के। एक ही नेता है, वो मोदी है, समझा? क्या करोगे? यही है रियलिटी। बोल रहे कि नहीं बोल रहे बताओ तो? हाँ, एक है झुटपुटिया नेता है हमारे बिहार का नीतीश कुमार,
जो हो हल्ला किया उसका भी करियर खत्म हो जाएगा 1 साल बाद, देखना 2024 में जाएगा वो, घर जाएगा वो, बैठ के भांग धतूरा खाएगा, वो वही काम है उसका, वो चला जाएगा वो। 2024 में कहाँ नीतीश कुमार को कहीं देख रहा है क्या तुम लोग? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कोलिशन बनाया गया? ममता बनर्जी को चाहिए पीएम का पोस्ट, समझा? और उधर हार्वर्ड में कौन बोल रहा है? ये हार्वर्ड में देखा नहीं है राहुल गांधी का क्या बयान आया है? हाँ कैम्ब्रिज में क्या बयान आया है? उसको आईआईटी में भाषण देने का लूड़ बुद्धि नहीं है, वो वहां पे दे रहा है भाषण, कैम्ब्रिज में दे रहा है। समझ रहा है क्या होगा देश का? देखो यहाँ पे कॉमन सेक्रेटरी, एक कॉमन सेक्रेटरी भी है तुम्हारा जिसका अपना इंडिपेंडेंट बजट है। द पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक्सपेंडिचर, अब देखो दिक्कत ये है कि जितना ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का जो भी एक्सपेंडिचर होता है, यदि मान लो कि ये लोकसभा का है तो यूनियन तुम्हारा गवर्नमेंट क्या पैसा देती है, ठीक है। यदि विधानसभा का इलेक्शन हो तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट देती है पैसा। और यदि मान लो कि साइमल्टेनियसली हो रहा हो, जैसे कि होता है ना बहुत सारे स्टेट में विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन साथ में होता है, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट और तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही पैसा देती है। देखो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना वीक है। कैसे बोलोगे? अब ये पूरी तरीके से यदि ये फंड के लिए यूनियन गवर्नमेंट पे यदि पूरा डिपेंडेबल है और यदि स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेबल है तो जाहिर सी बात है फंड ऊपर नीचे कर देगा ये लोग। इसलिए इस बार जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें बोला कि देखो एक फंड अलग बनाओ, अलग सेक्रेटरी बनाओ, और जो भी पैसा खर्चा होगा वो कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से आना चाहिए। जाओ, ये बहुत बड़ी बात है ना। यदि कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा आएगा तब तो कितना तंत्र कितना मजबूत हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, आचार संहिता जिसको बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में लगता है। जो आचार संहिता का मतलब क्या कि ठीक तुम 24 घंटा पहले कोई भी बयानबाजी नहीं दे सकते हो, चुपचाप शांति से रहना है तुमको, वो नहीं कर सकते, इलेक्शन का प्रचार नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही डिवाइस किया लाया, बट इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो बोलोगे कि क्यों लॉ नहीं है? देखो बाबू, यदि लॉ लग जाता है तो फिर मामला फिर कोर्ट में जाएगा। फिर यदि इसलिए तो लॉ नहीं आता है, यदि लॉ का वैलिडिटी चेक करने के लिए फिर कोर्ट जाएगा ना। मान लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट ने लॉ ला दिया, लॉ ला लेट से तुम्हारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे लॉ आ गया, तो जितना भी उल्लंघन होगा इलेक्शन के टाइम में सब तुम्हारे लिटिगेशन के रूप में कोर्ट में जाएगा। फिर मामला लंबित चलते रहेगा केस। इसलिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कोई बिना लॉ का है, ये बस ये है कि बोला जाता है कि ये सब बयान नहीं देना है आपको, ऐसा ऐसा कंडक्ट नहीं करना है, उसके बाद भी करता है लोग सब। और यदि ये पार्लियामेंट का लॉ बन जाएगा तो तब दिक्कत है, ये लोग भी फूक के कदम रखेगा। बट दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाएगा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कोर्ट सब में, लंबा चलेगा, फिर ये भी प्रॉब्लम है एक तरफ से। हाँ, एडल्ट सफरेज है तुम्हारा, यूनिवर्सल है, यानी कि जानते हो 18 साल से ऊपर हो तो दे सकते हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन के लिए दो या फिर तुम्हारा लोकसभा के लिए दो। हाँ, डिपेंड करता है, यदि तो हो सकता है तुम्हारा जो सिटीजनशिप है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सके, डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है ना सिटीजनशिप, तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस से। देखो इलेक्शन पिटीशन, देखो वही बोला है कि कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी होगा हाई कोर्ट में तुम कर सकते हो। यदि एमपी से रिलेटेड, एमएलए से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो तुम वहाँ पे हाई कोर्ट में जा सकते हो। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसके लिए टाइमलाइन कितना दिया गया है? 45 डेज दिया गया है। समझ गए ना स्टूडेंट? और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से बोला गया है कि कोर्ट को जरूरी है कि 6 मंथ के अंदर वो फैसला दे दे। बात समझ में आ गया ना? बिफोर डिसाइडिंग द इलेक्शन पिटीशन ऑन द करप्ट प्रैक्टिसेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिफर टू द कमीशन फॉर द ओपिनियन। यदि मान लो कि कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस हो गया जिसके लिए तुम्हारा डिस्प्यूट गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, यदि ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सबसे पहले कमीशन को बोलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलेगा कि आपका क्या फाइंडिंग्स है, क्या सच में करप्ट प्रैक्टिस किया गया, आप भी देखो अच्छे से। तो जब कमीशन बोल देगा प्रेसिडेंट, अब जो भी फैसला आया है, तो अब मान लो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि नो, हाँ सच में ही करप्ट प्रैक्टिस किया है, तब ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा फिर। और यही सेम चीज़ इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो भी इलेक्शन हुआ था जहाँ से वो जीती थी उसको क्रॉस कर दिया। और यही रीजन है कि रातों रात इमरजेंसी लगाना पड़ा। बात समझे? क्योंकि उसका जो प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो खत्म हो गया। जब तुम एमपी है ही नहीं तो काहे का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तुम? फिर दूसरे तरीके से बन सकते हो, उनको तो इमीडिएट रहना था पावर में, दूसरे तरीके से बन सकते हो, 6 महीने तक तो बने रह सकते हो, मगर वो रातों रात इमरजेंसी लगवा दी। यही प्रोविजन की वजह से। यदि ओपिनियन कमीशन का यानी कि इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन जो भी होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा फिर,
और प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, ये तुम्हारा एडवाइजेबल चीज़ नहीं है, प्रेसिडेंट हैज़ टू रिएक्ट। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो ये पुराना कहानी बताए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 2 मार्च को, वही एक हफ्ता पहले, इसमें किस तरह देखते हो इस चीज़ को? हाँ देखो, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कमिश्नर्स होने चाहिए जो कि पूरा फैसला ले सके, राइट और रॉन्ग के बीच में फैसला ले सके। ठीक है, समझ गए ना? और जो जितने भी माइटी है, जो भी पावरफुल तुम्हारा सत्ता में है, उसे वो लड़ सके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हमेशा पावरफुल चीज़ है, नहीं है क्या? सरकार कितना पावरफुल चीज़ है, सरकार बाबू गायब कर सकता है तुम लोग को, तुमको खुद पता नहीं चलेगा, इतना पावरफुल है चीज़ है। तो उसे लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। देखो सेफगार्ड दिया गया वहाँ पे, देखो जैसे कि मैंने कहा ना तुम लोग को कि आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में ये बताया गया है कि जो तुम्हारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा वो एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के हिसाब से होगा। तो इसको तो प्रोटेक्शन दे दिया गया है, बट व्हाट अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर? तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए इस तरह का प्रोटेक्शन आप इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दिए हैं, बट अब ये प्रोटेक्शन जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है, ये प्रोटेक्शन हम एक्सटेंड कर रहे हैं। किसको? इलेक्शन कमिश्नर को भी। समझ गए ना? क्योंकि एक अच्छा डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि पावर टू वोट इज़ मोर पोटेंट दैन द मोस्ट पावरफुल गन, यानी कि वोटिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। वोट एक गन से भी बड़ा चीज़ होता है जो कि सत्ता पलट सकता है। बात समझ गए ना? तो पीपल पूरी तरीके से डिपेंडेंट है तुम्हारा ऑनेस्ट इलेक्शन कमिश्नर पे, और इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होना चाहिए, इसके पास पूरा पावर होना चाहिए ताकि जितने भी इलेक्शन प्रोसेस है वो ढंग से हो सके। और तभी पावर होगा जब संस्था तुम्हारा मजबूत होगा, जब संस्था को कोई डर नहीं होगा माइटी पावर से। इसलिए इसका जो टेन्योर है पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? सेम कर दिया गया है, और 6 साल के लिए होता है टेन्योर। देखो ए पर्सन हु इज ए स्टेट ऑफ ऑब्लिगेशन और फील्स इंटेंट। अब देखो सिंपल सा वही बात बोला कि जिस पर्सन को आपने अपॉइंट किया है ना, जिस पर्सन को, जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट पहले अपॉइंट करता था इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को, तो भाई वो तो हर समय गुलामी रहेगा, उसको डेप्थ रहेगा, उसके ऊपर कर्जा रहेगा उसके ऊपर कि भाई हमको अपॉइंट किया था, हम कैसे इसके खिलाफ जा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने किसी मॉनिटर को यहाँ पे अपॉइंट किया, क्या वो मेरे विरोध कुछ बोल सकता है? क्या? कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तो फिर निकाल देंगे उसको वहाँ से। यही चीज़ हो रहा है। बात समझ में आ गया ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए कि जो मान लो कि स्टॉर्मियस्ट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत खतरनाक समय है जहाँ पर माइटी पावर दिखाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उस चीज़ को भी वो सह ले, और जो दुखिया है, गरीब है ना, उसके हक में वो आए। तो इसी को तो बोलते हैं ट्रू इंडिपेंडेंस। समझ गए? पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्पेशल इंटरेस्ट दिखाने के लिए अभी तक कोई लॉ नहीं। देखो ये सब बोल रहा है, ये बयान मैं सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट बयान बता रहा हूँ तुम लोग को, एकदम रेडिकल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव को घेरा है। स्टूडेंट बोल तो रहा है यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिखाता है, अभी तक लॉ नहीं लाया है ये लोग। ठीक है, गलत बात है, पूरा बताया गया सब सुप्रीम कोर्ट का, सब वर्डिक्ट में बता रहा हूँ, एक एक वर्ड सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ चीज़ है ये। देयर इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द परस्यूट ऑफ पावर बाय पार्टीज, यानी कि ये लोग फायदा उठाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हर समय फायदा, जो भी सत्ता में रहता है वो हर समय फायदा उठाता है ये चीज़ का। तो इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट कि एक तुम्हारा परमानेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए, कि परमानेंट ऑफिस होना चाहिए, और उसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आए? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आए, ना बल्कि सरकार से आए। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट देता है या फिर यूनियन गवर्नमेंट देता है ना। यदि मान लो कि लोकसभा का चुनाव है तो फिर यूनियन गवर्नमेंट देगा, यदि विधानसभा का चुनाव है तो स्टेट गवर्नमेंट देगा, यानी कि दोनों का चुनाव एक साथ हो रहा है तो दोनों ही देगा। बट ये चीज़ खत्म करो, आप परमानेंट सेक्रेटरी रखो, और वो जो पैसा आएगा वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। तो यदि हो जाता है तो बहुत बेटर है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से काम कर पाएगा। और यदि वल्नरेबल कमीशन हो, यदि कमीशन दिक्कत में हो और कमीशन हर समय एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट हो, तो हर समय डर बना रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई कब हमको यहाँ से निकाल देगा, बर्खास्त कर देगा। ऐसे भी देखो इलेक्शन कमीशन का टेन्योर तो फिक्स है नहीं, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो डर डर के तुम्हारा कदम लेगा सरकार के अगेंस्ट। अब बट तुमने पहले ही बोल दिया कि 6 साल तुम्हारा फिक्स्ड है, तुमको जो करना है करो। अभी तक बाबू एक ही कोई ढंग का कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ था कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस को भी घेर लिया था उसने। हालांकि कांग्रेस ने ही अपॉइंट किया था, मैं कांग्रेस को भी घेर लिया है उसने। मैं बता रहा हूँ मनमोहन जी का पहला टेन्योर में बोल दिया कि गलत हो रहा है, तो वो होने के लिए जिगड़ा चाहिए, समझे। और अब वो दिक्कत है कि मोदी जी के टाइम में जिगड़ा किसी के पास है नहीं ना, दिक्कत।
और कांग्रेस इस मामले में बहुत अच्छा था। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाया है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। लोकतंत्र को बचा के 75 साल लाया है कांग्रेस ने। यदि बीजेपी शुरू में आ जाता ना बाबू तो हो गया, तो फिर मोदी का चेंगड़ा लोग बहुत सारा आता। ठीक है, तो वो ये क्रेडिट हमें देना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो चाहे ईडी हो। सीबीआई तो बर्बाद कर दिया था कांग्रेस ने भी, और उसको और गंदे तरीके से बर्बाद किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने ईडी को भी बर्बाद कर दिया, बात समझे, पूरा बर्बाद है। देखो यहाँ पे तो जरूरी है स्टूडेंट, इसलिए जरूरी है कि हम आर्टिकल 324 जिस हिसाब से प्रोटेक्शन मिलता है सीईसी को, ये प्रोटेक्शन इलेक्शन कमिश्नर को भी मिले, है ना। पार्लियामेंट जब तक लॉ नहीं पास करता तब तक ये एक्सटेंड हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी। ठीक है, ये जरूरी है कि इट इज़ अ डिजायरेबल दैट द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर शैल बी द सेम एज दोस ऑफ द सीईसी एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस। यानी कि जिस ग्राउंड पे आप रिमूव करते हो इलेक्शन कमिश्नर का, वो सेम ग्राउंड तुम्हारा सीईसी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला ही होना चाहिए। यानी कि वही है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यही तो ग्राउंड पे ना निकालते हैं, तो वही ग्राउंड पे निकालना चाहिए। और जानते हो कि ये ग्राउंड बहुत ही हार्ड है, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा, जो कि इतना आसान नहीं है। तो इससे क्या होगा, संस्था दुरुस्त हो जाएगा। यही तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इस बार 2 मार्च 2023 को। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है स्टूडेंट, सेकंड में मैंने बता दिया प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। और देखो इलेक्शन कमीशन एक्ट, इसमें 1991 में बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा क्या होना चाहिए, 6 ईयर्स तक के लिए होना चाहिए। और अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ कि एक इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 6 साल तक इलेक्शन कमिश्नर को 6 साल तक भी रहने नहीं दिया है। अब देखो अब क्या होगा, जो भी अपॉइंट होकर आएगा वो 6 साल तक रहेगा ना, तो बेटर रिजल्ट है, संस्था और मजबूत होकर काम करेगा। दैट्स इट फॉर फर्स्ट एडिटोरियल। समझ में आ गया? कोई डाउट है पूछो, एनी डाउट स्टूडेंट? समझ में आया तुम लोग को? आर्टिकल 324 क्लॉज 2 और आर्टिकल 324 क्लॉज 5 समझ में आ गया ना ये चीज? आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में बताया गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में क्या बताया गया है कि जो चीफ इलेक्शन का जो रिमूवल होगा यानी कि जजेस की तरह होगा। तो दोनों को एक्सटेंड करके कहा, इलेक्शन कमिश्नर को भी दे दिया गया है चीज़। परमानेंट सेक्रेटरी होना चाहिए, तो ये सब बयान है इस बार। समझ में आ गया ना? सेकंड पढ़ो यहाँ पे, देखो हाँ थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा लेट बढ़ा रहे हैं तुम लोग को। मैं ये इसमें तो टाइम लगता है स्टूडेंट। ठीक है, आप खींचेंगे तेज़ी से। देखो 62 देख लो यहाँ पे, पेपर क्या है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो कहाँ का सिलेबस है, सिविल सर्विस का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी। ये हिंदू पेपर में आया था 20 फरवरी को स्टूडेंट। अब ये तुमको समझना होगा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया हमारा जो ब्लड है, देखो आरबीसी का जो ब्लड है ना, वो तुम्हारा डोनट टाइप का होता है। डोनट खाए हो तुम लोग? नहीं खाया है? अरे जिलेबी की तरह होता है बाबू। देखो इस तरह का होता है, ऐसा होता है, ऐसा रहता है और बीच में गैप रहता है। ठीक है ना? ये पूरा सॉलिड रहता है, ठीक है, ये पूरा सॉलिड रहेगा, बीच में गैप रहेगा, इसको बोलते हैं डोनट। समझ गया? हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी क्या होता है बताओ तो फुल फॉर्म? ब्लड का कितना हिस्सा होता है स्टूडेंट? 4 हिस्सा होता है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। डेंगू में प्लेटलेट घटता है ना? हाँ, तो बकरी का दूध पिलाते हो नहीं पिलाते हो? हाँ, तो ये आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है ऐसा होता है। देखो डोनट टाइप का होता है। बट यदि सिकल सेल से यदि ग्रसित है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो ये जो आरबीसी है इसका आकार चंदा मामा की तरह हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, हसुआ की तरह हो जाएगा। और जब ये हसुआ की तरह हो जाएगा तो जो हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन अलग अलग जगह पे पहुंचाना ब्लड का, वो काम रुक जाएगा। और जब काम रुक जाएगा तो बहुत दर्द होगा शरीर में, तुम लोग का बहुत पेन होता है। और ये ट्राइबल ग्रुप में ये पाया गया है कि ये लोग ज़्यादातर इस चीज़ से ग्रसित हैं। ठीक है, क्योंकि जिस आदमी को मलेरिया होगा उस आदमी को सिकल सेल एनीमिया होने का भी प्रॉब्लम रहता है। समझ गए ना? देखो समझो यहाँ पे, तो स्टार्टअप जानते हो तुम लोग, स्टार्टअप जो नया स्टार्ट करता है कोई भी चीज़ को ना,
तो एक स्टार्टअप है तुम्हारा, उसका नाम है सानमुखा इनोवेशन, ये स्टार्टअप है। इसने क्या किया कि एक किट बना दिया, और ये किट क्या है, मतलब ये मशीन बना दिया, और ये मशीन के द्वारा चेक हो जाएगा कि कोई ग्रसित है कि नहीं है सिकल सेल एनीमिया से, वही हसुआ वाला जो बीमारी है उससे ग्रसित है कि नहीं है। इसके लिए देखो, इसके लिए सरकार ने कितना अच्छा काम किया था। देखो आईआईएससी तुम्हारा जो बेंगलोर है ना, वो एक तरह से इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में काम किया है। क्या होता है इंक्यूबेशन सेंटर, यानी कि सरकार का वो ये संस्था है, इसने प्रमोट किया है इस चीज़ को। इंक्यूबेशन मतलब है जहाँ पे आइडिया है ना, आइडिया के ऊपर बात हो और फिर वो आइडिया तुम्हारा बिजनेस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सानमुखा इनोवेशन ये स्टार्टअप है जो कि किसने प्रमोट किया है, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और ये तुम्हारा ये स्टार्टअप ने डेवलप किया है सिकल सेट, जो भारत का पहला बनाया हुआ अपना है किट है। ये हमारे बच्चे लोग आईआईएससी बेंगलोर के बच्चे लोग बनाए हैं। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, समझ गए ना। ये एक तरह से अफोर्डेबल और एफिशिएंट सोल्यूशन हो गया, यानी कि लार्ज स्केल पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग करना, चेक करना है कि एनीमिया वाला प्रॉब्लम से ग्रसित है या नहीं है, उसके लिए किट बहुत बेस्ट है। 15 मिनट के अंदर तुमको रिजल्ट दे देगा। ये देख रहे हो ना, जब कोविड-19 हुआ था तो दुनिया भर के किट आया था कि नहीं आया था, बताओ, है ना। तो ये भी 15 मिनट के अंदर ही बता देगा, बस तुम्हारा थोड़ा सा फिंगर से एक खून लेगा थोड़ा और वो टेस्ट कर लेगा। बात समझ गए ना। CDSCO का मतलब है कि वो संस्था जो कि इस तरह चीज़ को अप्रूवल करती है, लाइसेंस देती है। तो इसने भी अप्रूवल दे दिया था नवंबर 22 तारीख को कि ठीक है, गो अहेड, आप काम करो अच्छे से। देखो इसमें अच्छी बात है कि सेंसिटिव मेजर्स, यानी कि इसमें ना ट्रू रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है, यानी करेक्ट देगा तुमको, लगभग 97 to 98% तुम्हारा करेक्ट रिजल्ट देगा ये। ठीक है, तो सेंसिटिविटी होता है और स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं, यानी कि दोनों। सेंसिटिव मेजर्स का मतलब क्या, कितना ट्रू है, यानी कि सच में ही जो ग्रसित है सिकल सेल एनीमिया से, यदि ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। और दूसरा क्या, यदि ग्रसित नहीं है और वो यदि रिपोर्ट आ रहा है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। आगे देखो, तो इसलिए बताया गया है कि चाहे तुम सेंसिटिविटी का बात करो या तुम स्पेसिफिसिटी का बात करो, ये दोनों ही तुम्हारा 98% से अबव है। इसका मतलब एक्यूरेसी 100% है। बात समझ गए। जो एनीमिया से ग्रसित होगा पता चल जाएगा एनीमिया से ग्रसित है, जो एनीमिया से ग्रसित नहीं है वो भी पता चल जाएगा इसे ग्रसित नहीं है। इतना अच्छा एक्यूरेट तुम्हारा किट है। हमें गर्व होना चाहिए अपने स्टार्टअप पे कि इस लेवल पे पहली बार भारत में डिजाइन हुआ है सिकल सेल एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। तो थोड़ा देखो कि आखिर सिकल सेल एनीमिया का क्या हिस्ट्री रहा है। सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ पे इसको पाया गया, 1910 में एक फिजिशियन थे, एक साइंटिस्ट जेम्स हेरिक, इन्होंने लिखा कि हम तो अनयूजुअल रेड ब्लड सेल हमें मिला है। जो विद्यार्थी थे उनका, है ना, स्पेन में एक स्टूडेंट था, वो एनीमिया से ग्रसित था। जब उसके ऊपर रिसर्च हुआ, उसका ब्लड को देखा गया तो इनको लगा कि अरे भाई ये तो आरबीसी की तरह नहीं दिख रहा है, ये तो पूरा ऐसे हसुआ वाला दिख रहा है, सिकल सेल वाला दिख रहा है। तो इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा और वहीं से स्टार्ट हुआ कि देखो आरबीसी का आकार बदल के सिकल सेल भी हो सकता है। तो उसके बाद वर्ल्ड में अवेयरनेस गया है, बात समझे। तो वही चीज़ लिखा गया है, देखो क्योंकि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, वही इस तरह डोनट वाला होना चाहिए, बीच में होल होना चाहिए, बोला है ना, बीच में होल होना चाहिए और ये सॉलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरह का आकार होना चाहिए। बट जो सिकल सेल से भी सिकल सेल एनीमिया से जो ग्रसित होता है उसका लेटर क्या, सी लेटर में होता है आकार, वही चंदा मामा की तरह ऐसे, समझ गए। बट जैसे ही तुम्हारा डोनट वाला जो आरबीसी है वो यदि सी वाला लेटर में हो तो उसका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी में। क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम लोग समझेंगे। बट ये सब जैसे ही जेम्स हैरी को पता चला, उन्होंने क्या किया, अपना वेस्टर्न मेडिकल लिटरेचर में ये चीज़ छापा और वर्ल्ड में मैसेज गया कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया वाला चीज़ लोगों को पता चला कि देखो ऐसा होता है, समझ गए। तो देखो क्या है, आखिर क्यों इतना दिक्कत क्यों है। यदि सिकल सेल हो गया, आरबीसी सिकल तुम्हारा कन्वर्ट हो गया सी आकार में, इसका प्रॉब्लम क्या होगा, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जानते हो हेमोग्लोबिन का काम क्या है, हेमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन अलग अलग जगह पे पहुंचाए, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। बताओ तो हार्ट का काम क्या होता है, बताओ जरा। हाँ, पंप करना। लंग्स का काम क्या होता है, हाँ फिल्टर करना, है ना। हार्ट में कितना होता है चैम्बर, अच्छा वेरी गुड। तो हेमोग्लोबिन का भी आखिर हार्ट का ही काम है ना, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन ब्लड को अलग करना, समझ गए। तो हेमोग्लोबिन जो कि तुम्हारा ब्लड का हिस्सा है, इसका काम है ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पर पहुंचाना। और हेमोग्लोबिन का भी 4 सब यूनिट्स होते हैं।
2 बीटा 2 अल्फा होते हैं और 2 तुम्हारा बीटा होते हैं, यानी कि 4 हुआ सब यूनिट। हेमोग्लोबिन का भी 4 हिस्सा, ठीक है, 4 हिस्सा है, 2 को बोलते हैं अल्फा और 2 को बोलते हैं बीटा। जो सिकल सेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो बीटा में प्रॉब्लम होगा, और ये जो बीटा आ रहा है वो मदर और फादर से आ रहा है। यानी कि हो सकता है कि मान लो कि यदि हम सिकल सेल से ग्रसित है तो हमारा आने वाला जनरेशन भी हो सकता है सिकल सेल से ग्रसित हो सकता है। उसके लिए फिर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जाना पड़ेगा, स्टेम सेल थेरेपी करना पड़ेगा, हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चीज़ करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो, इन सम पीपल म्यूटेशन इन द जीन दैट क्रिएट्स द बेटा सबयूनिट इम्पैक्ट द शेप ऑफ द ब्लड सेल एंड डिस्ट्रॉय इट टू लुक लाइक अ सिकल। यानी कि बहुत सारे पीपल में क्या होता है कि जो तुम्हारा बीटा सब यूनिट है, वही 2 बीटा यूनिट है ना, 2 अल्फा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट है, ये 2 बीटा यूनिट में क्या होता है, तुम्हारा म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन समझते हो, बदल जाता है, स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। जब स्ट्रक्चर बदल जाता है तो इस तरह का सिकल तुमको दिखेगा, सी लेटर दिखेगा। राउंड यानी कि जो नॉर्मल होता है, यदि मान लो राउंड रेड ब्लड सेल हो, यानी कि जो डोनट शेप का है, यदि ये तो नॉर्मल हो गया, यदि नॉर्मल हो तो वो ब्लड वेसल्स में आराम से मूव कर सकता है और आराम से ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। बट देखो यदि सिकल सेल वाला चीज़ हो तो एक तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो जल्दी से उतना तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगा ब्लड वेसल्स में। बात समझ में आ गया ना? जो आरबीसी तुम्हारा जो गोला वाला आकार का है वो बहुत तेज़ी से मूव कर पाएगा, बट वो सिकल सेल वाला बन गया, सी लेटर बन गया तो रेजिस्टेंट होगा, वो जल्दी मूव नहीं कर पाएगा। और जब जल्दी मूव नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा वो, जब ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो हो सकता है पैरालाइज हो जाए बॉडी। बात समझे? ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस ऑब्स्ट्रक्शन और शॉर्टेजेस की वजह से एनीमिया हो सकता है, आपका वही आरबीसी का प्रॉब्लम हो सकता है। एनीमिया मतलब जहाँ पे आयरन ही नहीं पहुँचा ब्लड में, बात समझे? या बहुत दर्द हो सकता है, फैटिक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, या स्ट्रोक भी आ सकता है। तो सिकल सेल जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बॉडी तुम्हारा पेन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे मैप दिया गया है स्टूडेंट, 2020 का देखो ये आंकड़ा आया है, इसमें साफ साफ तुमको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, दिख रहा है? यानी कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये जो जगह है सबसे ज़्यादा ग्रसित सिकल सेल एनीमिया से है यहाँ का पॉपुलेशन। तो जो ये जो किट बनाया है आईआईएससी बेंगलोर ने, ये सब यही लोग को चेक करेगा। 7 करोड़ आदमी को आइडेंटिफाई, 7 करोड़ आदमी को स्क्रीनिंग किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये लोग का सिकल सेल वाला प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, मोर प्रिविलेंस इसके ट्राइबल एरियाज में क्यों ज़्यादा है? आखिर ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल एरिया समझते हो ना, जो जंगल में रहते हैं, जो आइसोलेटेड रहते हैं, ऐसे लोग में ज़्यादा पाया जा रहा है ये चीज़। देखो ये एक तो इनहेरिटेड डिजीजेस है, फादर और मदर से आता है बच्चे को, ठीक है ना, फादर और मदर से आते हैं। जैसे एग्जांपल देखो अभी जस्ट क्या बताए हैं, हेमोग्लोबिन का 4 हिस्सा, 2 बीटा है 2 अल्फा है। ये जो प्रॉब्लम होता है बीटा का वजह से होता है। मान लो कि एक बीटा तुम्हारा फादर से आया और एक बीटा मदर से आया है, तब तो सिकल सेल बीमारी हो गया। मान लो कि बट एक ही बीटा आया है, एक बीटा वाला सिकल सेल आया, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तब रहेगा, हेल्दी रहेगा। बट मान लो कि फिर वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में जा सकता है। अभी हमको कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक ही बीटा सेल है जो कि इन्फेक्टेड है। दो, पूरा सिकल सेल बनने के लिए 2 होना चाहिए, बीटा सेल इन्फेक्टेड होना चाहिए 2। अब मान लो कि एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेरा ऑफ स्प्रिंग होगा, जो आएगा जनरेशन होगा, उसको मान लो कि हमसे भी चला गया, उधर से भी चला गया, तब तो फिर वो ग्रसित हो जाएगा एनीमिया से। तो एक बीटा यूनिट इन्फेक्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बीटा यूनिट इन्फेक्टेड होने से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया वाला प्रॉब्लम हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया है। देखो एक तो इनहेरिटेड डिजीज है, मदर से फादर से आता है ये, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, इसलिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसमें 2 फॉल्टी जीन के वजह से हो रहा है। वही तुम्हारा जो बीटा यूनिट है, दोनों ही पेरेंट्स से, एक इधर से और एक इधर से। पर्सन जिसके पास मान लो कि एक ही फॉल्टी जीन आया, एक ही तुम्हारा बीटा यूनिट आया, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो हेल्दी ही दिखेगा तुमको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बॉडी के अंदर है बट फॉल्ट नहीं हुआ है। बट देखो, और यदि वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में पास हो सकता है, बट नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में यदि 2 बीटा पहुंच गया उसके पास, तो वो ग्रसित हो सकता है। अभी कंट्री में देखो लगभग 15 लाख लोग सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, तो मैटर तो बहुत बड़ा है। 15 लाख आदमी है, बताओ तो रोड एक्सीडेंट से कितना मरता है साल में? 1.5 लाख मरता है लोग। सुसाइड से कितना मरता है लोग? 1.5 लाख ही होगा। अच्छा रोड एक्सीडेंट होता है 4 लाख, बट मरता कितना है? 1.5 लाख मरता है। ठीक है। देखो
यहाँ पे देखते हैं आखिर क्या रीजन है, क्या रीजन है कि जिसके वजह से ओनली स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहा है SCA, सिकल सेल एनीमिया। आखिर क्या रीजन है, उसी को अटैक करता है। तो देखो कि रिसर्च और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैव फाउंड दैट, ये पता चला कि जो भी तुम्हारा हेमोग्लोबिन पैथीज डिसऑर्डर द ब्लड इज मोर कॉमन अमंग द ट्राइबल, यानी कि जो भी ये प्रॉब्लम है सिकल सेल से रिलेटेड, ये ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, रिसर्च में ये भी पाया गया है तुम्हारा कि जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे SCA भी बहुत ज़्यादा है, और ट्राइबल ग्रुप में मलेरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मलेरिया समझते हो ना तुम लोग? हाँ बिल्कुल, मलेरिया वाला यदि डिजीज है, और ये तुम्हारा जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स है इसमें मलेरिया का बहुत ज़्यादा शिकायत होता है। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा मलेरिया है वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वाला ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव भी रिलेशन है दोनों। यदि मलेरिया है, तुम्हारे बॉडी में मलेरिया है, तो तुम सिकल सेल एनीमिया को लेकर चल सकते हो, तुमको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। समझे? तो ये भी एक रिलेशन है दोनों का कि मलेरिया हो तो सिकल सेल एनीमिया होने का चांसेस रहता है। समझ गए? और देखो पहले वाला बता रहा है कि 1940s में, पहले का बात है, डॉक्टर ने पाया कि जितने भी सिकल रेड ब्लड सेल है वो एक तरह से मलेरिया में सर्वाइव कर सकता है। वही तो हम बोल रहे हैं, मलेरिया में आराम से सर्वाइव कर सकता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये चीज़ पाया गया कि जहाँ जहाँ तुम्हारा मलेरिया था वो मलेरिया होने के बावजूद भी वो बच गया, यानी कि मतलब मलेरिया था, सिकल सेल एनीमिया भी है, फिर भी वो बचा हुआ है। एक तरह से मलेरिया होने के बाद सिकल सेल एनीमिया वो एग्जिस्ट कर लेता है दोनों के बीच में, और उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता बॉडी को। तो सिकल सेल ट्रेड्स कहीं ना कहीं ये एडवांटेज देता है उस पीपल को जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि ट्राइबल पॉपुलेशन में मलेरिया बहुत ज़्यादा है। और ये अलग बात है कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, बगैर टेस्टिंग होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर ऑफ कंसर्न है। बात समझ में आ गया ना? तो वही चीज़ वहाँ बताया गया है कि एडिशनली द डॉक्यूमेंटेड प्रिविलेंस ऑफ SCA इज हायर इन कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस एंडोगामी। हाँ, और कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पे एंडोगामी प्रैक्टिस हो। क्या होता है एंडोगामी प्रैक्टिस का मतलब? जो शादी हो रहा है अपने ही कम्युनिटी के अंदर हो रहा है। यदि अपने कम्युनिटी के अंदर हो रहा है तो बीटा जो यूनिट है हेमोग्लोबिन का वो तुम्हारा पास ऑन हो सकता है। समझ गए ना? तो एंडोगामी जहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है ये होने का। और देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ बताया गया कि जितने भी स्टेट है, UT है, जहाँ पे सब्सटेंशियल ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तुम्हारा मलेरिया का वर्कलोड उस पर बहुत ज़्यादा है, और साथ में वहीं पे तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया से भी लोग ज़्यादा ग्रसित हैं। तो दोनों का ये रिलेशन है स्टूडेंट। तो क्या करें, आखिर क्या हमारे पास होना चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए? देखो एक ही क्योर है हमारे पास, वो जीन थेरेपी है और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। जीन थेरेपी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा बीटा यूनिट तुमको दिख रहा है सब जीन ही है, तो उसको मैनिपुलेट कर दो, जो फॉल्टेड है उसको हटा के दूसरा डाल दो, या फिर उसी को ठीक कर दो, तो जीन थेरेपी से ठीक हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका है क्या? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता क्या है। पहले जीन थेरेपी देखते हैं। देखो जीन थेरेपी में जो DNA तुम्हारा हेमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है उसको हमने क्या किया? एडिट कर दिया, उसको हमने चेंज कर दिया। और जबकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो भी बोन मैरो अफेक्टेड है, बोन मैरो समझते हो? बोन मैरो का मतलब क्या होता है? बोन मैरो क्या होता है बताओ? हाँ, बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि RBC को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो ही रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। बोन मैरो का यानी कि हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि बहुत स्पॉन्जी होता है, समझे, जो बहुत स्पॉन्जी होता है, तो उसको रिप्लेस कर दो, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। यानी कि बोन मैरो जो अफेक्टेड है सिकल सेल एनीमिया से उसको रिप्लेस कर दो हेल्दी बोन मैरो से। ठीक है, डोनर का लेके तुम वहाँ पे कर दो। जानते हो ना कि बोन मैरो का भी डोनेशन होता है, बट बोन मैरो का जो डोनेशन है वो बहुत ही क्यूमरसम प्रोसेस है, बहुत ही तकलीफ होता है। यदि हमारे शरीर से यदि बोन मैरो निकाला जाएगा तो बहुत ही पेन होगा हमको, समझे, बहुत ही पेन होगा। एनेस्थेसिया भी काम नहीं देता है उस समय। देखो तो दोनों बोथ इंटरवेंशंस आर करेंटली बीइंग टेस्टेड, दोनों ही चीज़ देखा जा रहा है, बट दोनों ही क्या है अभी अर्ली स्टेज में है। चाहे वो स्टेम सेल थेरेपी बोलो या जीन थेरेपी बोलो, ये सब अर्ली स्टेज में, टाइम लगेगा अभी इसको आगे जाने में। तो एक दवाई के रूप में बचता है तुम्हारा हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया ही एक तुम्हारा मेडिकेशन यूज है, यानी कि दवाई है जो कि यूज़ होता है, बट ये भी तुम्हारा क्या है कि लोगों के बीच में पहुँच नहीं पाता क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसका बहुत कम है, दवाई बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है और एक्सपेंसिव है, इसलिए लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाता है ये चीज़। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है कि मान लो कि RBC आपने क्या किया कि डोनेटेड ब्लड से निकाल लिया
और ये चीज़ आप पेशेंट में दे दिए तो उस समय भी ये क्योर किया जा सकता है। मगर ध्यान रहे कि मान लो कि जिसका ब्लड तुम ले रहे हो वो पहले से सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम से ग्रसित है, तब तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। कई बार ब्लड डोनेशन होता है ना, स्टूडेंट ब्लड डोनेट करते हैं कि नहीं करते हैं। ब्लड डोनेट करने के टाइम में ये सब चीज़ भी देखना चाहिए कि क्या सिकल एनीमिया से ग्रसित तो नहीं है। तो वही बोला कि एक उपाय है आपके पास कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, यानी कि दूसरे का आरबीसी लेके आप लगा सकते हो, यानी कि डोनर का लेके तुम पेशेंट में लगा सकते हो। उससे क्या होगा, उसका सिकल सेल ठीक हो सकता है। बट चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, एक तो डोनर तुमको नहीं मिलेगा, दूसरा रहता है कि जो सप्लाई ऑफ ब्लड, वो ब्लड सही है कि नहीं है। यदि मान लो ब्लड पहले से इन्फेक्टेड हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स इट। समझ में आ गया ना, मामला समझ में आया? होप तो समझ में आया ना तुम लोग को? जितेंद्र समझ में आ रहा है कि सब हवा पानी जा रहा है? वेरी गुड। कोशिश और नहीं, कोशिश ही बचा सकता है। देखो 63 देखो, इसमें क्या बताया गया कि देखो लेजिस्लेशन लाना बहुत जरूरी है डीप फेक्स को लेकर। अब डीप फेक मतलब जैसे देखो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अभी बोल रहे हैं, सेम बहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सेम दूसरा जी कुमार तैयार हो जाएगा। वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा बोलता है, तो हो गया फिर। तब तो हम जो बोले नहीं है वो भी बोल के मेरा ख़त्म कर देगा प्रेस्टीज। यही चीज़ हुआ है अभी जस्ट हाल फिलहाल में, ये टॉम क्रूज के साथ हुआ है। टॉम क्रूज जानते हो ना तुम लोग, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, नाम सुना है? अरे बहुत बड़ा हीरो है वो हॉलीवुड का, समझा, बहुत अच्छा मूवी खेला है। इसलिए स्टूडेंट डीप फेक्स को लेके पार्लियामेंट में एक अलग से लॉ बनना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी गलत चीज़ उपयोग हो रहा है ना, इसे जो छवि है वो खराब होते चला जा रहा है। देखो ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में 14 जनवरी को आया था। देखो तो प्लीज़ रिकलेक्ट द डीप फेक वीडियोस ऑफ टॉम क्रूज। टॉम क्रूज का वीडियो देखो, है ना। अब देखो जैसे टॉम क्रूज आ रहा है कुछ बोलने के लिए, तो हमको तो लग रहा है कि भाई ये तो रियल टॉम क्रूज है, और कुछ भी बोल दिया। मान लो कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर का अगेंस्ट बोल दिया तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा ना। जैसे मान लो MS धोनी को लोग बहुत फॉलो करता है ना, इसका कोई डीप फेक वीडियो बन के आ गया, तुमको लगेगा कि सेम यही है, तो तुम तो फॉलो करने लगेगा तुम, तब तुमको पता ही नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है, फेक क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी तरह टॉम क्रूज का भी आया है स्टूडेंट। एक तो प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कैसे पहचाना जाए कि ये एक्टर है या नहीं है, क्योंकि अभी मिसयूज़ कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोग सब। लीगल एम्बिग्यूटी है, कोई भी लॉ बना ही नहीं है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ओवरसाइट नहीं है। यही रीजन्स की वजह से, यानी कि पॉलिसी वैक्यूम की वजह से पॉलिसी इसके ऊपर लाया ही नहीं गया। यही कारण है कि इस तरह का डीप फेक वाला वीडियो बहुत निरंतर बढ़ते चला जा रहा है। समझ गए ना। तो डीप फेक का मतलब क्या है? डीप फेक का मतलब होता है ये पावरफुल टेक्निक है मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो विजुअल वाला चीज़ हो या ऑडियो वाला चीज़ हो, और तुमको ऐसा दिखाया जाएगा कि ऐसे वही आदमी बोला है इस चीज़ को, तो हो जाएगा फिर। समझ गए ना। तो देखो 3 सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन 3 सबसे खतरनाक प्रॉब्लम डीप फेक से होता है। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, गलत फैला दिए, भ्रामक न्यूज़ फैला दिए। तो डीप फेक जो वीडियोस होता है वो तुम्हारा मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इससे जो पब्लिक इमेज है, पब्लिक इमेज भी खत्म हो जाएगा ना उसका, ये प्रॉब्लम होगा। और पब्लिक को पता ही नहीं है कि कौन सा फिक्शन है कौन सा फैक्ट है, पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि ये रियल वीडियो। समझ गए। और दूसरा क्या कि एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। अब मान लो कि पोर्नोग्राफी मटेरियल में किसी सेलिब्रिटी का फोटो डाल दिया है, तो पूरा छवि उसका पूरा धूमिल हो जाएगा। तो ये सब भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट। और जो प्राइवेसी है पीपल का, वो भी खत्म हो जाएगा। समझ गए ना। आने वाले समय में ये फ्रॉड बहुत होने वाला है। तीसरा देखो फाइनेंशियल फ्रॉड। देखो फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या हुआ कि एक जो यूके का एनर्जी कंपनी था, ठीक है, एक एनर्जी कंपनी है, उसका CEO को ना फ़ोन आया, बोला कि हम तुम्हारा बॉस बोल रहे हैं, इतना इतना पैसा भेजो। वो सब डीप फेक वीडियो था, क्योंकि सेम आवाज़ भी क्रिएट कर सकते हो। और बेचारा ने क्या किया, देखो लगभग इतना इतना पैसा भेज दिया, देखो लार्ज सम ऑफ मनी समथिंग, वो भेज दिया उसको। बाद में पता चला कि बताओ वो तो मिमिक किया उसके वॉइस को, कॉपी किया उसके वॉइस को, चला गया पैसा। ठीक है, ये सब चीज़ हो रहा है स्टूडेंट। तो 3 एरियाज विच एवरी वन ऑफ अस शुड बी वरीड अबाउट, यानी कि 3 ऐसा जगह है जहाँ पे हमें टेंशन लेना चाहिए, वरी होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, रिसेंटली ताइवान कैबिनेट ने भी, देखो ताइवान जानते हो ना, यहाँ पे है ताइवान, देखो यहाँ
ये ताइवान है। अभी बहुत ही रस्साकसी चल रहा है चाइना, ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। देख रहे हो न्यूज़ तुम लोग, बहुत चल रहा है ताइवान को लेके। ताइवान ने भी बोला कि ऐसा है कि डीप फेक वीडियोस बहुत सारा आ रहा है, इमेजेस बहुत आ रहा है, और चाइनीज़ तो जानबूझ के चाहता है कंट्रोल करके रखना ताइवान को, है ना, अभी से नहीं बहुत दिन से पहले। ठीक है, तो इसलिए रिसेंटली ताइवान के कैबिनेट ने अप्रूव किया कि पक्का हम क्या करेंगे, कुछ इस पर लॉज ला रहे हैं, अमेंडमेंट भी कर दिया गया है। ताइवान को लग रहा है कि देखो चाइना क्या कर रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, पब्लिक ओपिनियन जो तुम्हारा उसका इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इलेक्शन जो आउटकम सही इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखते नहीं हो इलेक्शन तो अब पूरा चेंज हो जाता है। जैसे देखा नहीं, बुर्बक ट्रम्प जीता था ना यूनाइटेड स्टेट्स में, उस पर भी लगा था ना आरोप कि फेसबुक का डेटा यूज़ करके जीता है वो, रसिया उसमें वो इन्वॉल्व था। तो अब तो ये इस तरह का चीज़ बहुत कॉमन हो चुका है स्टूडेंट। आयरनिकली देखो चाइना भी ऐसा कंट्री है जिसने बोला कि नो, डीप फेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम ला रहे हैं। वो भी जनवरी 10, 2023 से लागू कर दिया है। चाइना जानते हो मोर एडवांस कंट्री है, तो वो भी डीप फेक वीडियो से बचना चाह रहा है। बट देखो एट द सेम टाइम ताइवान के ऊपर लगा रहा है, फिर वो अपना लॉ एंड सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है, बट ताइवान कुछ नहीं है उसके लिए, वो नन्ना मुन्ना है उसका वो। और इधर यूनाइटेड, पता है यूनाइटेड स्टेट्स पूरा धमकी दे रहा है, क्योंकि पावर ट्रांजिशन जब किया ताइवान को बोला गया था अभी ताइवान रहने दो 50 साल तक, अभी अपना रहेगा, मजे में रहेगा, उसके बाद तुम अंदर रख लेना। मगर अभी क्या है, शी जिनपिंग बोला कि नहीं अभी रखेंगे उसको अंदर, अभी चाहिए हमको ताइवान। तो इस चीज़ को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स को मजा है। यूनाइटेड स्टेट्स कब पावर कब दिखाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ये बेस्ट समय है। तो बोलता है बड़ा भाई जिंदा है ताइवान, टेंशन मत लो, पहुंच जाएंगे हम, कोई भी तरह का बात हो तो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाता है वो। और इधर चाइना का दिमाग खराब होता है, चाइना बोलता है कि एक ही चाइना है, दो चाइना नहीं हो सकता, एक चाइना है, वन चाइना पॉलिसी। ताइवान हो, हांगकांग हो, सब हमारा है। तो देखता है कैसे घुसता है यूनाइटेड स्टेट्स से। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ना यूक्रेन से भी बड़ा तुमको युद्ध नजर आए ताइवान में, हो सकता है। ये अभी बहुत खतरनाक पीछे चल रहा है, समझे। ये भी प्रॉब्लम है। देखो चाइना वही बताए हैं, इंडिया को भी देखो, इंडिया को भी टेंशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा फ्रेंडली नेबर्स है नहीं, पाकिस्तान है, चाइना है, वो घेरेगा ही घेरेगा, समझे। तो इस तरह टेंशन हो सकता है। अब एस्पिनेज एक्टिविटीज़ देखो, ये जासूसी वाला जो चीज़ होता है ना, ये भी डीफेक्ट्स की वजह से बर्बाद हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक मैं बताता हूँ यूक्रेन का, देखो 2022 का यूक्रेन का प्रेसिडेंट का एक वीडियो आया सोशल मीडिया में, और जहाँ पे वो अपने सैनिक को बोल रहा है सरेंडर कर दो, रशियन सोल्जर के सामने सरेंडर कर दो। ये वीडियो बना के भेज दिया रसिया वाला लोग सब। देख रहा है, पूरा गेम पलट देगा ना ये पूरी तरीके से, बाद में पता चला कि वो डॉक्टर्ड वीडियो है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। देखो तो डीप फेक्स तो क्या है, पूरा पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर देगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम वाला चीज़ तो, और इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम वाला चीज़ हमेशा सेंसिटिव रहता है, मामला और आगे बढ़ा देगा। ये पता चला मोटा भाई बोला ही नहीं कुछ, ठीक है ना, और यहाँ डीप फेक बन गया, घूम रहा है बढ़िया से, कुछ भी हो सकता है जी। अब देखो यही बात है, देखो थर्ड लिखा है कैन डिनाई द जेन्युइन कंटेंट। अब जो जेन्युइन कंटेंट वो डिनाई कर रहा है, इतना डीप फेक्स वीडियो हो गया कि रियल वीडियो में तुम विश्वास ही नहीं कर रहे हो। अब तुम्हारा एक परंपरा ही चल गया जहाँ पे तुम केवल डीप फेक्स वीडियो ही तुमको रियलिटी लगने लगा। तो ये सब चीज़ भी हो सकता है स्टूडेंट, वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। तो आखिर भारत कर क्या रहा है, क्या भारत में क्या प्रोविजन है? भारत में जो भी प्रोविजन है वो पर्याप्त नहीं है। हमारा घिसा पिटा हुआ प्रोविजन सब है, जो तुम्हारा 20वीं शताब्दी का है, 21वीं शताब्दी के हिसाब से नहीं है। अभी भी साइबर सिक्योरिटी देखो ना, एम्स का हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर तो वो बोले इंडिया में देखो, इंडिया में इंडियन पैनल कोड है, हाँ IT एक्ट है, ठीक है, अब जो कि थोड़ा बहुत देख सकता है। हाँ सेक्शन 500 भी है IPC का, वो तुम्हारा डिफेमेशन को लेके, तुम्हारा यानी कि मानहानि केस को लेके वो कर सकता है, सुलझा सकता है। IT एक्ट है तुम्हारा, उसमें सेक्शन 67 है, 67A है, वो थोड़ा सा देख सकता है, यदि तुम्हारा ऐसा सेक्सुअली कंटेंट है तो वो चीज़ देख सकता है। अरोपा एक्ट है तुम्हारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें बताता है कि इस तरह का यदि फॉल्स कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको पकड़ा जाएगा वहाँ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने बार बार तुम्हारा बोला है पॉलिटिकल पार्टी से कि देखो एडवर्टीजमेंट के टाइम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, तो ये सब चीज़ तुमको करना है, उससे पहले हमको अप्रूवल आके लेना है हमसे। यानी कि कोई भी आप कोई भी न्यूज़ देना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट देना चाहते हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है आपको, फैसला हो, मतलब अप्रूवल समझ रहे हो ना तुम लोग, यानी कि परमिशन लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई भी डेंजर चीज़ हमारे पास नहीं है, कोई लेजिस्लेशन ऐसा नहीं है कि जो डीप फेक से रिलेटेड बात करे। ये सब जो मैटर है वो पहले से चल रहा है, और डीप फेक तो नया चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो तो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग से ये IT एक्ट सब कहाँ लड़ेगा?
तो बहुत ऊपर का चीज़ है। साइबर देखो, साइबर क्राइम देखो, साइबर क्राइम कहीं पे है ना, तुम्हारी यूनियन लिस्ट में है ना, कंकरेंट लिस्ट में है ना ही तुम्हारे स्टेट लिस्ट में, क्योंकि हमारे BR अम्बेडकर को थोड़ी पता था कि साइबर अटैक भी होगा कभी आने वाले समय में। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो हमें इस चीज़ में काम करना होगा, अच्छे से काम करना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, नीड ऑफ द आवर ये है स्टूडेंट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमें लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। एक सेपरेट लेजिस्लेशन होना चाहिए हमारे पास जो कि मशीन लर्निंग, डीप फेक्स, इससे वो लड़ सके। हाँ, लेजिस्लेशन लाने का मतलब ये नहीं कि इनोवेशन को वो हैम्पर करे। मशीन लर्निंग बहुत अच्छा चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा चीज़ है, आप लेजिस्लेशन लाइए, बट लेजिस्लेशन इसलिए लाइए ताकि यदि गलत दुरुपयोग हो रहा है तो उसको आप ठीक कर सके, ना बल्कि इनोवेशन जो हो रहा है उसको पूरा बर्बाद कर दिए, ऐसा भी नहीं करना है। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? तो यही एडिटोरियल है तुम्हारा। एंड लास्ट वन देखो, ये बिल्कुल बहुत छोटा एडिटोरियल है। देखो, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। ये तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था स्टूडेंट। तो देखो, अभी समझते हैं कि कितना केसेस लंबित है तुम्हारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। आज जैसे बताया ना UPSC में, बिल्कुल उससे रिलेट कर सकते हो। ये 4 करोड़ केसेस सब ऑर्डिनेट जुडिशरी सिस्टम में पड़ा हुआ है। बुझता है कितना केस होता है? 4 करोड़। इतना केस है तो कहाँ से नेचुरल जस्टिस मिलेगा फिर? इतना 4 करोड़ केसेस तुम्हारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो फैसला कब आएगा? तो उसके लिए जरूरी है कि हम 3A पे काम करें। और 3A क्या है समझेंगे थोड़ी देर में। तो देखो यहाँ पे 4 करोड़ केसेस सब ऑर्डिनेट जुडिशरी सिस्टम में पड़ा हुआ है, लगभग 56 लाख केसेस हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, और लगभग 70,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। ये स्थिति है कंट्री का, समझे? देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रपोजल तो ये आया है कि कैमियो जजेस को ले आओ, यानी कि लेटरल एंट्री लेगा, सुलझा देगा, फिर चला जाएगा, ठीक है, या फिर रिटायर्ड जो जजेस है या एडहॉक जजेस सबको उठा के ले आओ, ये सबसे अच्छा होगा। बट इतना पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होने के लिए ज़रूरी ये है कि हम 3As पे काम करें। जो अभी का जो सिस्टम है उसी पे हम चेंज करें। मैन पावर ज़्यादा लगाने की वजह से लगा के हमको फैसला जल्दी आने वाला नहीं है। जो अभी का जो तौर तरीका उसी पे हमें काम करना होगा। क्या काम करना होगा? एडजॉर्नमेंट पे काम करना होगा। देखते हो ना, सनी देओल का मूवी देखा है ना, तारीख पे तारीख? दिखता है दामिनी का जो केस है कितना तारीख पे तारीख जाता है। चड्डा वहाँ फ़ायदा उठाता है ना ऐसे करके। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, समझे? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एडजॉइनमेंट, एडमिशन और अपील, ये 3 चीज़ पे हम काम करेंगे तो जितना भी केसेस है वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो पहले समझते हैं एडजॉइनमेंट क्या है। वही तारीख पे तारीख वाला बात है एडजॉइनमेंट का मतलब। अब देखोगे तो एडजॉइनमेंट तुम्हारा सबसे ज़्यादा होता है कोर्ट सब में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है। एडजॉइनमेंट देखो शुड बी ग्रांटेड एंड ग्रांटेड अगेन एंड अगेन, इज नॉट कोडिफाइड इन अ स्टैचू बुक। यानी कि जो तुम्हारा रूल बुक है, रूल बुक में ये नहीं बताएगा कि इतना एडजॉइनमेंट होना चाहिए, मगर यहाँ पे फिर भी होता है। गलत बात है ये चीज़। यदि हम सिविल प्रोसीजर कोड का फॉलो करेंगे, वही 1908 वाला, तो उसको 20 साल पहले उसको अमेंड किया गया था, उसको चेंज किया गया था, और उसमें ये बोला गया था कि कभी भी एडजॉइनमेंट ले, तारीख दूसरा तारीख बताए तो उसमें लिखना पड़ेगा उसको जज को कि आखिर ये रीजन है, इसके वजह से दूसरा हम तारीख ले रहे हैं, ठीक है। ये 20 साल पहले संशोधन किया गया था तुम्हारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में, समझ गए। और ये भी बोला गया था कि 3 एडजॉइनमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 एडजॉइनमेंट तक काफ़ी है, और 60 दिन के अंदर तुम्हारा आ जाना चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए। बट देखो अभी भी स्टिल एक कोई तुम्हारा फैसला केसेस है वो चलता है, 20 साल चलता है, 30 साल चलता है। तो तारीख पे तारीख वाला जो व्यवस्था है वो ख़त्म होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ, समझ गए ना। दूसरा देखो एडमिशन वही बात है कि कोई भी झूठपुटिया भी केसेस है ना, तुरंत हाई कोर्ट एंटरटेन कर लेता है उसको। अरे भाई देखो, और यदि खराब है तो भगाओ वहाँ से उसको, बात समझे। वही बोला है कि एडमिशन सबसे बिगेस्ट तुम्हारा सेकेंड बिगेस्ट कल्प्रिट है आफ्टर एडजॉइनमेंट, समझ गए ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखो यहाँ बताया गया कि बहुत सारा हाई कोर्ट में केसेस ऐसे ही एडमिट कर लिया जाता है, बोलता है एडमिट हो गया, नोटिस आ जाएगा तुमको। एडमिट होने का मतलब आ गया, तुमको नोटिस आ जाएगा, जब बुलाया जाएगा तब चले आना। मगर हाई कोर्ट को ये चीज़ देखना चाहिए कि कौन सा चीज़ एडमिशन लायक है या कौन सा चीज़ तुम्हारा रिजेक्ट के लायक है। अधिकतर तो रिजेक्ट का ही होगा, फालतू का भी लेके पहुँच जाता है केसेस वहाँ पर, तो ये केसेस सब रिजेक्ट हो जाएगा, तो जो पेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। और देखो ना एडीआर है कि नहीं है,
है ना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है जो कोर्ट से बाहर भी हो सकता है, तो वहीं सुलझा लो, ज़्यादा बेटर होगा। तीसरा नंबर है अपील। देखो अब अपील का क्या बात करें, अपील तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ सुना दिया फैसला, उसके ऊपर भी फिर अपील हो रहा है, ये स्थिति है। देखो एग्जाम्पल देखो, अभी तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट ने एक फेवर किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया कि बस कंडक्टर के हक में ये होना चाहिए। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दिया। इसका मतलब फिर केस दूसरा लड़ेगा वो, फिर कोर्ट दूसरा फैसला सुनाएगा। तो भाई एक बार जब अपील दे दिया है, अब जब फैसला दे दिया तो उस पर अड़े रहो ना, यानी कि उसको बात मानो ना। बार बार केसेस को ले जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास और भी काम है, और भी बहुत सारा केसेस है। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो सबसे बड़ा लिटिगेंट है। बात समझे, चीफ जस्टिस ने बोला था ना पिछले बार, चीफ जस्टिस का देखो पिछले बार रमन्ना साहब ने क्या बोला था कि सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हाजिरी लगाने वाला वो सरकार ही होता है। जब सरकार इतना दौड़ेगा कोर्ट में तो फिर कॉमन आदमी कब दौड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर जस्टिस नहीं मिल पाएगा इन लोग को। तो इसलिए स्टूडेंट हमें 3S पे काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो बेटर हो सकेगा, और जितना पेंडेंसी वाला जो केसेस है वो कम हो सकेगा। दैट्स इट।